हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। इसमें हम पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण 712 से लेकर 1707 तक का लगभग 1000 साल का जो टाइम पीरियड रहा है वो भारत पर मुस्लिम शासन का रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण, जिसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम को। फिर हम देखेंगे तुर्क आक्रमण, जिसमें हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को। तो क्या कारण रहा अरब ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। क्या ज़रूरत पड़ी मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने की, और इनसे बनने वाले क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अरब आक्रमण और पहले पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। ये एक अरेबियन था जिसने भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण किया था। तो सबसे पहले हम बात करें जो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक थे, जिनका नाम था हज़रत मोहम्मद साहब। इनके उत्तराधिकारियों को इस्लाम धर्म में खलीफा कहा जाता था। खलीफा जो थे वो बगदाद में रहा करते थे। बगदाद इराक की राजधानी हुआ करती थी और इराक को पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। तो ये जो खलीफा थे इनका राज्यपाल हुआ करता था या रूलर हुआ करता था, वो हुआ करता था अल-हज्जाज। अल-हज्जाज जो था खलीफाओं का राज्यपाल या रूलर था। तो अल-हज्जाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो हमने यहाँ पर ये जान लिया कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। अब इसे क्या ज़रूरत पड़ी भारत पर आक्रमण करने की, तो चलिए वो हम जान लेते हैं। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वो सभी सिंध की तरफ से हुए। सिंध की राजधानी देवल हुआ करती थी। हम हर्ष के बाद की बात करते हैं। उस समय भारत पर एक राजा राज किया करता था जिसका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर ब्राह्मण वंश का शासक था। इतिहासकार कहते हैं कि भारत का गुलाम बनने का कारण राजा दाहिर की अयोग्यता ही थी। यह बिल्कुल भी योग्य शासक नहीं था, इसलिए भारत जो था वो गुलाम बना। तो हम बात कर रहे हैं सिंध की राजधानी देवल हुआ करती थी और देवल पर ही एक पोर्ट हुआ करता था, एक बंदरगाह हुआ करता था जिसे देवल का बंदरगाह कहा करते थे। तो अरेबियन के जो जहाज़ थे वो देवल नामक बंदरगाह से गुजरा करते थे। अरेबियन व्यापार यहाँ से किया करते थे। एक बार क्या हुआ, राजा दाहिर के सैनिकों ने ही देवल नामक बंदरगाह से अरेबियन के जहाज़ को लूट लिया। जब दाहिर के सैनिकों ने अरेबियन के जहाज़ को लूट लिया तो बगदाद के खलीफाओं को भारी आर्थिक नुकसान पहुँचा। जब भारी आर्थिक नुकसान पहुँचा तो अरेबियन ने राजा दाहिर को संदेशा भिजवाया कि आपने हमारे जहाज़ों को क्यों लूटा, जिससे हमें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आप हमारे आर्थिक नुकसान की भरपाई कर दीजिए। लेकिन राजा दाहिर ने इस भरपाई से मना कर दिया। तो फिर क्या था, खलीफाओं की नज़र पड़ी भारत की ओर और खलीफाओं ने आदेश दिया अल-हज्जाज को और अल-हज्जाज से कहा कि भारत पर राजा दाहिर पर आक्रमण कर दो और उनसे जितनी भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लो। बस फिर क्या था, अल-हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि जाओ राजा दाहिर पर जाकर आक्रमण कर दो। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर मुस्लिम आक्रमण किया था। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की भारत में एंट्री हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की हत्या कर दी और दाहिर की जो दो बेटियां थीं जिनका नाम था सूर्य देवी और निर्मला, इन दोनों को अल-हज्जाज के पास भिजवा दिया। अल-हज्जाज के दो बेटे थे उन दोनों के लिए। और इस प्रकार सिंध पर 712 में अधिकार हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। तो दाहिर की जो दो बेटियां थीं जिनका नाम सूर्य देवी और निर्मला था, ये दोनों जब अल-हज्जाज के पास पहुंची तो अल-हज्जाज से ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने आपको धोखा दिया है, उसने पहले ही हमारी आबरू को नष्ट कर दिया है। तो इस प्रकार अल-हज्जाज बहुत गुस्सा हो गया और उसने भारत पर मोहम्मद बिन कासिम को संदेशा भिजवाया और मोहम्मद बिन कासिम जो है 714 में भारत से लौट गया। और इतिहासकार कहते हैं कि 714 में अल-हज्जाज द्वारा मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार 712 से लेके 714 तक का जो टाइम पीरियड रहा वो मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर रहा। लेकिन इसकी मृत्यु से पहले हम बात कर लें तो मृत्यु से पहले जब मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया भारत पर, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जनता से कहा कि अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल करो या फिर जजिया कर दो। तो जजिया कर इम्पोर्टेंट है, इससे परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं।
कि भारत पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर क्या था, गैर मुस्लिम लोगों को दिया जाने वाला टैक्स जजिया कर कहलाता है, जो कि कमाई का 1/2 से 2/3 तक का हिस्सा होता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर नहीं लगाया ब्राह्मणों पर, विधवाओं पर, विकलांगों पर और बच्चों पर। तो ब्राह्मण, विधवा, विकलांग और बच्चों को जजिया कर नहीं देना होता था। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था। तो देखिए, जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाने वाला जो शासक था वो दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए, जिन्हें दिरहम नाम से जाना जाता है। दिरहम सिक्के जो हैं मोहम्मद बिन कासिम ने ही चलवाए थे, जो कि सोने के होते थे। दिरहम जो है वर्तमान समय में करेंसी भी है UAE की। लेकिन सिर्फ यह पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए, तो वो चलवाए थे हिंद यूनानी ने। और यह पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाने वाले यूरोपियन कौन थे, तो यूरोपियन थे डच, जो कि नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है। लेकिन यह पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किस अरेबियन शासक ने सोने के सिक्के चलवाए, तो मोहम्मद बिन कासिम था, जिन्हें दिरहम सिक्कों के नाम से जानते हैं। सबसे पहले भारत में किसने चलवाए, हिंद यूनानी ने। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलवाने वाले यूरोपियन कौन थे, तो वो डच थे। और केवल ये पूछा जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए कि सबसे पहले भारत में अरबी घोड़े लेकर आने वाला भी मोहम्मद बिन कासिम था, खजूर की खेती करने वाला भी मोहम्मद बिन कासिम था, और ऊँट पालन की शुरुआत करने वाला भी मोहम्मद बिन कासिम था। तो जो अरबी घोड़े, खजूर की खेती और ऊँट पालन जो है वो भी मोहम्मद बिन कासिम ने ही शुरू किया था। आइए कुछ बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो संसार में सबसे पहले एटलस बनाने वाले भी अरेबियन ही थे। अरेबियन को भारत की कुछ पुस्तकें पसंद आईं, जिनका उनने अरबी भाषा में ट्रांसफ़र भी कराया था। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो सबसे पहली पुस्तक थी चरक संहिता, इसका भी अरबी भाषा में ट्रांसफ़र कराया गया था। चरक संहिता पुस्तक किसने लिखी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक था चरक, जिसका नाम था, तो उसने अपने नाम से ही चरक संहिता पुस्तक लिखी थी। अगली पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र का भी अनुवाद अरबी भाषा में कराया गया, लेकिन अरबी भाषा में इसका नाम कलीला व दिमना रखा गया। तो इसका अनुवाद कलीला व दिमना नाम से अरबी भाषा में कराया गया। ये यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र पुस्तक गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने लिखी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।